नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने आपको मात्रा कोष्ठिकाओं के बारे में बताया था तथा मात्रा कोष्ठिकाओं में अवयवीकरण विचालक बिंदु के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो होता है मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर, मतलब कि मापक इकाइयां। मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर या मापक इकाइयां। तो मापक इकाइयां क्या है मात्रा कोष्ठिका में, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि मापक इकाइयां होती है जिन्हें हम माप सकें, जिन्हें हम माप सकें। मतलब कि हमारे पास ये मात्रा कोष्ठिका है और इस मात्रा कोष्ठिका में हमें कौन कौन सी इकाई है जो इस मात्रा कोष्ठिका की पूर्ण व्याख्या देता हो या इसे माप सकता हो, जिसके कारण इनका वर्गीकरण किया जा सके। मात्रा कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की व्यवस्थित की जा सकती हैं, तो ये मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर कहलाते हैं। तो मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर जो होंगे वो होंगे उनकी लंबाइयां तथा उनके बनने वाले मध्यवर्ती कोण। तो देखिए, ये हमारे अवयवी कणों के मध्य की लंबाई बना रहा हूं मैं। अवयवी कणों के मध्य की लंबाई जिनसे अवयवी कण जुड़े रहते हैं, अवयवी कण स्पर्श रहते हैं, ये हमारे पास अवयवी कण हो गए। अब इसके जो पैरामीटर होते हैं, मापक इकाइयां होती हैं, वो क्या होती हैं? देखो, एक तो ये दूरियां, भाई 3 अक्षों पर क्रिस्टल होता है। मैंने माना जो हमारा अक्ष है उस पर ये हमारे 3 अक्ष हैं, x, y और z। तो मैंने मान लिया कि y अक्ष पर जो दूरी है वो a सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा जो दूसरी है ये मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी माना इसको, ये x अक्ष पर, और ये है आपके z अक्ष पर, यहां से यहां तक। तो इसे मैंने मान लिया c सेंटीमीटर। क्या मान लिया? c सेंटीमीटर दूरी z अक्ष पर। तो मैंने माना कि भाई ए बी एंड सी ये तीनों अक्षों पर, तथा इनके मध्य बनने वाले कोण, जो ये कोण है, ये वाले कोण, ये इन कोणों को हम कहते हैं क्या कि भाई जो कोण है वो अल्फा बीटा गामा प्रकार के कोण हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा अल्फा कोण, ये हो गया हमारा बीटा कोण, ठीक है। और एक इनके मध्य बनता है वो कोण, एक कोण, दो कोण और तीन, मतलब तीनों अक्षों पर 3 कोण बनते हैं, जैसे 1 2 और 3। तो तीनों अक्षों पर बनने वाले जो कोण होते हैं, मैं मान लेता हूं ये वाले कोण होते हैं, ये, जिसे मैंने इसको कहा है अल्फा, ठीक है, इसको कहा है बीटा कोण और इसको कहा है गामा कोण, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 कोण होंगे, अक्षीय कोण। तो मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर क्या हुए? स्पष्ट रूप से हमें पता लग गया कि मात्रा कोष्ठिका के जो पैरामीटर होते हैं वो उनके जो अवयवी कणों के मध्य की दूरी है वो है, एक तो क्या है, अवयवी कणों के मध्य की दूरी तथा फलकों के मध्य बनने वाले फलकीय कोण, ये ही मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं? किसी भी मात्रा कोष्ठिका में किसी भी मात्रा कोष्ठिका में किसी भी मात्रा कोष्ठिका में अवयवी कणों के मध्य की अक्षीय दूरी, जिन्हें हम ए बी एंड सी सेंटीमीटर में मापते हैं,
दूरी, मध्य की अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण। कौन कौन से बताए थे मैंने? वो कौन थे? अल्फा, बीटा व गामा कोण। ठीक है, ये कोण आपके हो जाते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण को मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास तरीका सा ये किसी भी मात्रा कोष्ठिका में अवयवीकरणों के मध्य की अक्षीय दूरी, जो मैंने बताई थी कि अक्षीय, जैसे x अक्ष पर 20 सेंटीमीटर रखा, y अक्ष पर a सेंटीमीटर और c अक्ष पर मैंने माना इसको c सेंटीमीटर, z अक्ष पर क्या माना? c सेंटीमीटर। वह अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों कोण, तीनों अक्षों पर बनने वाले तीनों कोणों को लिया गया है। इन तीनों को मापने की इकाई कहते हैं मात्रा कोष्ठिका की। क्या कहते हैं? मात्रा कोष्ठिका की मापने की इकाई। तो इसीलिए इन्हें मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। अब मात्रा कोष्ठिकाओं के पैरामीटर की व्यवस्था के आधार पर, मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर की व्यवस्था के आधार पर हमने क्रिस्टल समुदायों को, मतलब क्रिस्टल के भागों को 7 आधार पर बांटा है। 7 रूप से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है? 7 रूप से। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि भाई मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर मात्रक, नोट डालकर लिख लेंगे, इसको नोट डालकर करेंगे कि मात्रक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल समुदाय को 7 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टल समुदाय को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम सात क्रिस्टल समुदाय के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, 7 क्रिस्टल समुदाय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, ये 7 क्रिस्टल समुदाय जो हैं, इन 7 क्रिस्टल समुदाय के अंदर जो ज्यामितियां बनती हैं, मतलब आकृतियां बनती हैं, इन 7 क्रिस्टल समुदायों की जो ज्यामितियों को निश्चित करता है, ज्यामितियों को बनाता है, उन्हें हम जालक कहते हैं। जालक मतलब संरचना। उन्हें हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालकों को सर्वप्रथम ब्रेबे नामक वैज्ञानिक ने 1858 में खोजा। कब खोजा? 1858 में खोजा था। इसीलिए उन 7 क्रिस्टल समुदायों के 14 ब्रेबेज जालक, 14 ब्रेबेज जालकों को मुख्य रूप से या संयुक्त रूप से ब्रेबे जालक के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस बात को। हमारे पास इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भाई जो 7 क्रिस्टल समुदाय है, 7 क्रिस्टल समुदाय में एकक कोष्ठिका, नाम देखिए एकक कोष्ठिका मतलब मात्रा कोष्ठिका की व्यवस्था के आधार पर
आधार पर 14 क्रिस्टल जालक ब्रैकेट में ज्यामिति 14 क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। 14 क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है, जिन्हें सर्वप्रथम किसने खोजा भाई? जिन्हें सर्वप्रथम 1858 में ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने खोजा। ये गणितज्ञ था, ठीक है, ये गणितज्ञ था ब्रेवे, इसने इसे खोजा था। ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने खोजा। इसलिए इन्हें संयुक्त रूप से ब्रेवे जालक कहा जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि जो हमारा ब्रेवे जालक की परिभाषा है कि ब्रेवे जालक किससे कहा जाता है, वो चीज मैंने आपको बताई है कि देखो जो हमारे मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर हैं कि भाई मात्रा कोष्ठिका किन आधारों पर बांटी जाती है, कि भाई जो मात्रा कोष्ठिका है उसमें आधार क्या है नापने का, कि भाई ये कैसे क्रिस्टल बनाएगी। तो वो आधार है अवयवी कणों के मध्य की दूरियां, जिन्हें हमने ए बी सी सेंटीमीटर तीनों अक्षों पर मापा है, तथा अक्षीय कोण, जो तीनों अक्षों पर बनने वाले फलक कोण होते हैं, उन फलक कोणों को हम मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर कहते हैं। उन फलक कोणों को मात्रा कोष्ठिका के क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। इन पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल समुदाय को 7 भागों में बांटा है, मतलब 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इनमें 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल समुदाय के नाम से जाना जाता है। इन 7 क्रिस्टल समुदाय की जो ज्यामितियां हैं, जो क्रिस्टल 7 प्रकार के बनते हैं, 7 प्रकार की जो मुख्य आकृतियां बनती हैं, उनकी जो बनने वाले पैरामीटर हैं या उनमें बनने वाली ज्यामितियां हैं, व्यवस्थित ज्यामितियां हैं, इन्हें क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 14। कितनी होती है? 14 होती है। इन 14 क्रिस्टल जालक क्रिस्टलों की ज्यामितियों को सर्वप्रथम 1858 में ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इन्हें ब्रेवे संयुक्त रूप से ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। अब वो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय कौन से हैं? तो 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदायों को मैंने एक हिंट के रूप में जाना है। तो 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल समुदाय कौन से होते हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जो ट्रिक है उसी के आधार पर आप 7 क्रिस्टल समुदायों के नामों को जानोगे। वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ट्रिक है कि घे दी को विष देने में 3 शर्मा व एक
त्रिंता त्रिंता परिवार का हाथ था। गधी को विष देने में 3 शर्मा व 1 त्रिंता परिवार का हाथ था, इसीलिए इन्हें 32 लाख, नोट करना, 32,41,121 रुपए का जुर्माना हुआ। ये आपको पर्सनली ट्रिक है, इसको जानोगे तो आपके 14 जो क्रिस्टल जालक हैं उनका नाम भी आपके पास आ जाएगा कि 14 क्रिस्टल जालक कहाँ, किस क्रिस्टल में कितने जालक बनते हैं, किस क्रिस्टल समुदाय के कितने जालक बनते हैं वो भी आ जाएगा, और 7 क्रिस्टलों के नाम भी आ गए इसमें। ये ट्रिक जो है 7 क्रिस्टल समुदाय की, यह आपको याद रखनी है। इसके आधार पर 2 चीज क्लियर होंगी आपकी, 2 टॉपिक क्लियर होंगे। एक तो आप 7 क्रिस्टल समुदायों के नाम जान लोगे, कितने 7 क्रिस्टल समुदायों के नाम आ जाएंगे इसमें, तथा जो क्रिस्टल समुदाय है उसमें कितने प्रकार के जालक बनते हैं वो जालकों की संख्या मैंने यहाँ लिखी है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है और किस तरीके से इसको आपको बनाना है। तो देखिए इन क्रिस्टल जालकों में आप किस तरीके से इनको नाम को जानोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टल जालकों के जो नाम है उनके बारे में बताऊंगा। इसके पहले आप इसको उतार लीजिए। उतारने के पश्चात मैं सभी की सारणी इधर बनाऊंगा जिसमें क्रिस्टल जालक के नाम लिखूंगा तथा क्रिस्टलों के समुदायों के नाम लिखूंगा, उनके पैरामीटर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पैरामीटर क्या है और उसके आधार पर कैसे क्रिस्टल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात हम यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी देखिए किस तरीके से आपको बनानी है। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, केवल इसको याद रखना। इसको याद रखोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएगा सारणी में। देखिए क्या क्या है, साथ ही मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं इसी के। तो यहां डाल लेंगे आप क्रिस्टल समुदाय सारणी, क्रिस्टल समुदाय सारणी। क्रिस्टल समुदाय की जो सारणी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल समुदाय होते कौन से हैं और उन्हें किस तरीके से आपको बांटा गया है। देखिए यहाँ पर आप बना लीजिए इस सारणी को। ये हो गया आपका क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल का नाम, क्रिस्टल का नाम हो गया। क्रिस्टल के पैरामीटर, पैरामीटर मतलब उसकी मापक इकाइयां कैसी हैं या कौन सी हैं वो चीज, ठीक है। उसके बाद उनके जालक की संख्या, ये चीज हमको जाननी है, ठीक है। ये चीज देखिए इस ट्रिक के आधार पर हम बना रहे हैं 7 प्रकार के क्रिस्टलों को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिक थी, गधी को विष देने में 3 शर्मा व 1 त्रिंता परिवार का हाथ था, इसलिए इन्हें 32,41,121 रुपए का जुर्माना हुआ। तो इसी के आधार पर हमें 7 क्रिस्टल समुदाय बताने हैं। तो पहला क्रिस्टल समुदाय हमारा कौन सा हो जाएगा। पहला क्रिस्टल समुदाय हमारे पास आता है घ से, घ मतलब घनीय, जैसे कौन सा घनीय, घनीय क्रिस्टल। देखिए घनीय क्रिस्टल हो गया। सबसे पहले क्रिस्टल का नाम क्या हो गया, घ से घनीय, ठीक है। इसके पश्चात सेकंड हमारे पास आता है दूसरा द्वि, मतलब द्विसमलंबाक्ष। द्वि का मतलब द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष,
ठीक है, यहाँ पर दी के नाम से जाना गया है दी। दी मतलब द्विसमलंबाक्ष। तीसरा हमारे पास आता है कौन सा? विष। विष मतलब वी का विषमलंबाक्ष। वी का कौन सा हो गया? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, ठीक है, इसे वी से दिया गया है। से मतलब देखो आगे है से, देखो ये हो गया हमारे पास दी द्विसमलंबाक्ष। वी का मतलब मैंने अभी डाल दिया विषमलंबाक्ष। क्या हो गया? विषमलंबाक्ष। नेक्स्ट से मैंने लिया है, जो से आएगा वो कौन सा होगा? षटकोणीय। कौन सा होगा? षटकोणीय। कौन सा होगा भाई? षटकोणीय। षटकोणीय क्रिस्टल से लिया गया है, ठीक है, अंडरलाइन करके जाना शब्दों को। पहला था घनीय, दी द्विसमलंबाक्ष, वी विषमलंबाक्ष, से षटकोणीय। उसके बाद हमारे पास आता है तीन मतलब त्रिसमन्ताक्ष। पांचवा नंबर पे क्या आ जाता है तीन पर? तीन का मतलब त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष ये हो गया तीन से, ठीक है। उसके बाद छठा हमारा क्रिस्टल आ जाता है शर्मा। इसमें आपके त्रिसमन्ताक्ष में शर्मा जो है वो त्रिसमन्ताक्ष, शर्मा समन्ताक्ष के लिया गया है। तीन मतलब त्रि, समन मतलब शर्मा, ठीक है। उसके बाद एक से लिया गया है एकंताक्ष। क्या लिया गया है? एकंताक्ष। एकंताक्ष क्या लिया गया है भाई? एकंताक्ष। एक मतलब एकंताक्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट क्रिस्टल जो आता है वो आता है त्रिंता। तो त्रिंता मतलब होता है त्रिंताक्ष। कौन सा होता है? त्रिंताक्ष। ये लास्ट क्रिस्टल है और इसे त्रिंता से लिया गया है, इस शब्द से लिया गया है। ये कुल टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल समुदाय आपको जान लेने हैं। अब इनके मैं पैरामीटर भी बता देता हूं आपको कि पैरामीटर होते क्या हैं। तो देखिए इनके पैरामीटर भी जान लीजिए कि भाई इनके पैरामीटर कैसे हैं और क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टल हो गए पैरामीटर। घनीय, घन मतलब घन जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है? घन मतलब घनीय क्रिस्टल। इसमें जो लंबाइयां हैं वो सारी की सारी बराबर हो जाएंगी। ए बराबर बी बराबर सी, मतलब सभी भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। तथा जो घन है उसके सभी अंतःकोण, जो अंतःफलक कोण है वो सभी कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया अल्फा बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, सभी कोण 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है समलंबाक्ष। समलंबाक्ष मतलब जिसकी जो द्विसमलंबाक्ष का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब आयताकार। कैसा? आयताकार। देखिए जिसकी दो भुजाएं को इसी समान कर देंगे, a बराबर b इज नॉट इक्वल c, मतलब तीसरी भुजा समान नहीं होती है, या तो छोटी होती है या बड़ी होती है तीसरी भुजा। दो भुजाएं इसकी समान होती है, जैसे आयत की समान होती है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास इनके जो पैरामीटर हैं, ये जो कोण हैं वो कोण सभी बराबर होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, मतलब सभी कोणों में 90 डिग्री कोण होता है। नेक्स्ट आता है विषम लंबाक्ष। विषम मतलब जिसकी सभी भुजाएं विषम हो जाएं। विषम लंबाक्ष मतलब जिसकी सभी भुजाएं विषम हो जाएं। a इज नॉट इक्वल b इज नॉट इक्वल c, ठीक है। और सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। सभी कोण कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा
बराबर 90 डिग्री। सभी कोण कैसे हो गए? 90 डिग्री के हो गए। षटकोणीय जो है वो जैसे अपनी जो हीरे का अपर रूप होता, वो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, कार्बन का अपर रूप, दूसरा अपर रूप जिसे हमने ग्रेफाइट नाम दिया। जो ग्रेफाइट है उसमें षटकोणीय क्रिस्टल बनते हैं, तो वो जो है ग्रेफाइट, उसमें षटकोणीय में भी दो भुजा समान होती हैं और दो कोण 90 डिग्री के होते हैं तथा एक कोण 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दो भुजाएं हमारे समान हो जाएंगी, A इक्वल B इज नॉट इक्वल C। दो भुजाएं समान, एक भुजा असमान, तथा दो कोण तो 90 डिग्री के होंगे। इसमें दो कोण बराबर अल्फा बराबर बीटा, मतलब दो कोण मैंने कर दिए 90 डिग्री के, तथा एक कोण जो गामा कोण है इसका, वो कोण होता है इसका 120 डिग्री का। ये देखो होगा आपने जब आपने ग्रेफाइट की संरचना देखी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके पैरामीटर। त्रिसमांताक्ष मतलब जिसकी तीनों भुजाएं तो समान हैं, लेकिन जो कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। त्रिसमांताक्ष मतलब तीनों भुजाएं तो समान है, A इक्वल B इक्वल C। त्रिसम मतलब तीन भुजाएं समान, ठीक है, तथा जो तीनों कोण है वो नॉट इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। बीटा गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, अलग होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, जिसमें बन जाता है आपका त्रिसमांताक्ष क्रिस्टल। त्रिसमांताक्ष का मतलब होता है तीन भुजाएं समान होना तथा जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा झुका हुआ होगा, तो या तो 90 डिग्री से कम होगा या फिर अधिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष मतलब जो होता है कि इसमें जो भुजाएं हैं वो सारी इज नॉट इक्वल होती हैं। A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C, तीनों भुजाएं असमान होती हैं तथा इसमें दो कोण जो हैं वो समान होते हैं 90 डिग्री के, तथा जो तीसरा कोण होता है वो 90 डिग्री से अलग होता है। दो कोण जो हैं वो समान होते हैं, अल्फा बराबर बीटा तो होते हैं 90 डिग्री के, तथा जो गामा कोण होता है वो इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। वो जो क्रिस्टल समुदाय बनेगा वो बनेगा एकंताक्ष का। नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष मतलब जिसके तीनों अक्ष समान होते हैं। त्रिंताक्ष मतलब जिसके भुजाएं तो असमान है, A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C, तथा जो तीनों कोण हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, ये जो है वो बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। अब ये पैरामीटर जानने के पश्चात हमारे पास आता है जालकों की संख्या। जो जालकों की संख्या यहाँ लिखी हुई है, जालकों की संख्या है, इसे क्रम वाइज आप डालते जाइए। जैसे पहला घनीय क्रिस्टल के जो जालक बनते हैं उनकी संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3, मतलब 32 लाख में से पहला अक्षर मेरे क्या आया, पहला अंक क्या आया? 3। उसके बाद जो द्विसमलंबाक्ष है उसके बनते हैं 2 क्रिस्टल। कितने बनते हैं क्रिस्टल जालक? 2। ठीक है, और इसके पश्चात जो विषम लंबाक्ष है इसके बनते हैं 4। अधिकतम सबसे अधिक क्रिस्टल जालक किसके बनते हैं? वो विषम लंबाक्ष के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद षटकोणीय। षटकोणीय का बनता है केवल 1, षटकोणीय ही होता है केवल इसका क्रिस्टल जालक। षटकोणीय के हम अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, ये खुद में एक व्यवस्था होती है और सभी षटकोणीय क्रिस्टल आपस में जुड़े रहते हैं। उसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है त्रिसमांताक्ष। त्रिसमांताक्ष का भी एक ही होता है। त्रिसमांताक्ष का भी कितना होता है? एक क्रिस्टल जालक होता है। ये भी अपना एक एकांतर कोण ही बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष के 2 क्रिस्टल जालक बनते हैं। कितने जालक बनते हैं? 2 क्रिस्टल जालक बनते हैं, तथा त्रिंताक्ष का भी एक ही क्रिस्टल जालक बनता है। अब कुल क्रिस्टल जालकों की संख्या जो है हम जोड़ें तो ये हमारे पास 14 आती है, जो ब्रेवे ने इसे क्या कहा था? ब्रेवे जालक कहा था।
ग्रेवे जालक कहा था। जालक की संख्या, ग्रेवे जालक की संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं 7 क्रिस्टल समुदाय। इन 7 क्रिस्टल समुदायों को हमने जाना है, उनके पैरामीटर को जाना है। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि इनमें से किसी क्रिस्टल का नाम देगा और उसके पैरामीटर पूछ सकता है या जालकों की संख्या पूछ सकता है। इसे आप कैसे याद रखेंगे, ये जो ट्रिक बताइए इसी के आधार पर आपको रखना है। जैसे है सबसे पहले गधे को विष देने में 3 शर्मा व 1 तीव्रता परिवार का हाथ था, तो इसमें एक एक शब्द मैंने लगा रखा है कि घ का मतलब घनीय क्रिस्टल होता है जिसके सभी जो कोण हैं तथा सभी भुजाएं हैं वो समान होंगी। ये देखिए ए बी सी तीनों कोण मतलब हमारे वर्ग से ही तो घन बनता है, तो जैसे वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है ऐसे घन की भी सभी भुजाएं समान हो गई। सभी भुजाओं को समान किया तथा बनने वाले इसके सारे कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जो आंतरिक कोण हमने यहाँ जाने हैं अल्फा बीटा व गामा कोण, ये सारे कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसके अधिकतम जालक जो है वो 3 प्रकार के जुड़ सकते हैं। किस तरीके से जुड़ते हैं, वो 3 प्रकार की मात्रा कोष्टिकाओं को जोड़कर बनाता है। जैसे एक तो सरल प्रकार की मात्रा कोष्टिकाओं मैंने बताया था, एक इसमें कौन सी जो अंतः केंद्र पर आ जाएगा वो जुड़ जाएगी, तथा एक इसमें आधार केंद्र, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे जोड़ी जा सकती हैं मात्रा कोष्टिकाएं, इसलिए उन्हें 3 प्रकार की कोष्टिकाओं से मिलाकर बना सकते हैं जालकों को। तो ध्यान देना। उसके बाद द्विसम बाक्स में जो द्विसम का मतलब होता है दो समान, दो भुजाएं समान, मैंने कह रही थी ए इक्वल बी, और तीसरी भुजाएं समान मतलब इज नॉट इक्वल सी। और इसके जो कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब आयत से जो संरचना बनती है घनाभ की, वो घनाभ को हम इसको यहाँ पर द्विसम लंबाक्स क्रिस्टल के नाम से जान सकते हैं। तो ध्यान देना, ये सारे क्रिस्टल समुदाय हैं, इन्हें आपको जानना है और इनके पैरामीटर्स को याद रखते हुए आपको क्रिस्टल जालकों की संख्या को लेना है। यहाँ से आगे आपके जो इनमें एग्जाम्पल आते हैं इनके वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें सारे जो धातु हैं वो आ जाएंगे, एक NaCl का क्रिस्टल आ जाएगा। आगे मैं अगले वीडियो में आपको इसको बताऊंगा कि इनके जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से आपको लेने हैं, उनके भी आपको बता देंगे। जैसे एकंताक्ष है तो एकंताक्ष गंधक हो गया इसका, ठीक है। त्रिंताक्ष है तो इसका फास्फोरस हो जाएगा, त्रिंताक्ष क्रिस्टल बनता है। षटकोणीय है, इसमें मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक है। विषम लंबाक्ष है तो विषम लंबाक्ष जो है, विषम लंबाक्ष गंधक भी होती है, और AsSO4 आर्सेनिक सल्फेट जो है वो स्पेशली विषम लंबाक्ष बनाता है क्रिस्टल, ठीक है। तो ध्यान देना, इनके आपको एग्जांपल सीखने हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ। इसके पश्चात हमारे पास आता है तो 7 क्रिस्टल समुदाय जो होते हैं उनके निबिड़ संकुलन, कि संकुलन क्या होता है, कि ये जुड़ते कैसे हैं, इनकी पैकेजिंग किस तरीके से की जा सकती है। संकुलन मतलब पैकेजिंग, इनकी पैकेजिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, अवयवी कणों को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, वो होती है इसकी पैकेजिंग या संकुलन क्षमता। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्रिस्टल जालकों की संकुलन दक्षता या संकुलन स्थिति, ठीक है। यहां से हम इसको मिटा देते हैं, उतार लेना इसको। अगला हमारा टॉपिक आता है क्रिस्टल जालकों में संकुलन। क्रिस्टल जालकों में संकुलन, क्रिस्टल जालकों में संकुलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, आज का तीसरा टॉपिक क्रिस्टल जालकों में संकुलन। क्रिस्टल जालकों में संकुलन, संकुलन मतलब पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब कि जितने पास पास आप इसको दर्शा सकते हो अवयवी कणों को, उतने पास पास इसे आपको दर्शाना है। पैकेजिंग मतलब इनकी व्यवस्था किस तरीके से की जा सकती है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि संकुलन किस तरीके से किया जा सकता है। देखो संकुलन इस तरीके से किया जा सकता है,
कि पहले अवयवी कणों को पास पास लिख दिया, फिर इसकी दूसरी जो है वो लेयर, दूसरी परत को भी इसके ऊपर हमने एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दिया। ये 2D लेयर हो गई, ठीक है। अब इसकी जो तीसरी लेयर है वो इनके जस्ट ऊपर ही हमको बनानी है, इनके जस्ट इनके ऊपर ही हमको बनानी है। तो वो भी हमें जो आकृति बनेगी वो घन की आकृति बन जाएगी, इसमें घनीय, ठीक है। तो ये निबिड़ संकुलन घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाएगा। कैसे, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, ये हो गई, ठीक है। इनके ऊपर मतलब जस्ट इनकी परछाई बना देता हूं मैं। जो आपने मात्रक सेल पढ़ी थी वो मात्रक सेल के आधार पर हमने यहां बना दिया, ठीक है। तो ये एक घन की आकृति बन जाती है इस तरीके से, घनीय आकृति, इसीलिए इसे घनीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी आकृति कैसे बनाई जा सकती है, देखो दूसरी आकृति कैसे बनाई जा सकती है। दूसरी आकृति मतलब पहली लेयर के जो कण है वो तो इसी तरीके से व्यवस्थित होंगे, पहली लेयर के कण इस तरीके से व्यवस्थित कर दिए, ठीक है। फिर जो दूसरी लेयर आएगी इसमें वो पहली लेयर के गर्त में आएगी, जो इसका गड्ढा बनता है उसमें दूसरी लेयर को हमें व्यवस्थित करना है। दूसरी लेयर को कहां व्यवस्थित करना है, जो गर्त बनता है अवयवी कण का, उस गर्त में हमें इसे व्यवस्थित करते जाना है, ठीक है। जैसे इसके गर्त अब यहां बने, तो केवल और केवल अवयवी कणों को गर्तों में व्यवस्थित करना है आप। देखिए भाई ये व्यवस्था अलग है, ये व्यवस्था अलग है। इसमें देखिए किस तरीके से बनता है, जो पास पास वाले अधिकतम सक्रिय हुए कण जो है उनके ऊपर हम बिंदु लगा लेते हैं और उन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, जो आकृति बनेगी वो उसकी आकृति कहला जाएगी। ये अब यह आकृति हमने यहाँ यदि देखें तो इस तरीके से हमारे पास आकृति आती है। यह आकृति आई कि नहीं आई, इसे हम क्या कहते हैं, षटकोण। क्या कहते हैं, षटकोण। तो इस आकृति का नाम हमारा हो जाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दो प्रकार का निबिड़ संकुलन होता है, एक तो घनीय निबिड़ संकुलन, दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D क्रिस्टल के पास। ये कितने क्रिस्टल के पास है, 2D क्रिस्टल के पास, मतलब दो आयामों पर व्यवस्थित है, इसलिए 2D क्रिस्टल में घनीय और षटकोणीय या वर्गीय और षटकोणीय बना सकते हो। 3D क्रिस्टल में घनीय, षटकोणीय और अष्टफलकीय बन सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमारे क्रिस्टल जालकों में संकुलन की परिभाषा। संकुलन मतलब होता है अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था या अवयवी कणों को अत्यधिक पास पास व्यवस्थित करने से यदि रिक्त स्थानों का मान कम रह जाता हो या अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान संकुलन कहलाता है, ठीक है। तो हमने निबिड़ संकुलन ठोसों में अवयवी गोलों के रूप में या ठोस, हमारे पास परिभाषा आ जाएगी क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोसों में क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के परस्पर अवयवी कणों के परस्पर जुड़ने, अवयवी कणों के परस्पर जुड़ने की क्षमता या प्रक्रिया को निबिड़ संकुलन कहते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास निबिड़ संकुलन होता है क्रिस्टल जालकों में, जो मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहता है। इस संकुलन के कारण, इस संकुलन के कारण क्रिस्टलों, इस संकुलन के कारण क्रिस्टलों में रहने वाले, मतलब में उपस्थित रिक्त स्थान, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं जो यहाँ रिक्त स्थान रह रहे हैं, ये रिक्तियों के बारे में, ठीक है। रहने वाले रिक्त स्थान का क्षेत्र न्यूनतम हो, तो इसे संकुलन दक्षता कहा जाता है, दक्षता कहा जाता है। ध्यान देना, दो परिभाषाएं आई हमारे पास, एक तो संकुलन दक्षता, एक निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन होता है हमारे जो क्रिस्टल होते हैं उन अवयवी कणों में परस्पर जुड़ने की प्रक्रिया को, अवयवी कणों के परस्पर जुड़ने की प्रक्रिया को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। तथा निबिड़ संकुलन के कारण क्रिस्टलों में उपस्थित जो रिक्त स्थान है, ये जो बीच में छिद्र रह गए हैं, ये रिक्त स्थानों का मान जो न्यूनतम हो जाए तो उसे हम संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ये मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक को बताऊंगा, और संकुलन दक्षता के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उन न्यूमेरिकलों को मैं अगले टॉपिक में। इस वीडियो में जो मैंने आपको मुख्य बात बताई है वो है क्रिस्टल समुदाय, इनको आप याद करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके कारण हम जो अगली वीडियो आपको डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।